सुप्रभात और नमस्कार आप सभी प्रतिभागियों को जो इस व्याख्यान माला में आज प्रतिभाग कर रहे हैं। मेरा आज का जो विषय है इस व्याख्यान का वो है वानिकी और पारिस्थितिकी में सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग पे मैं बात करूंगा। मेरा नाम हितेंद्र पडालिया है और मैं IIRS में जो है वानिकी पारिस्थितिकी विभाग के प्रधान के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसे आप सभी को सभी को विदित है कि वनों का क्या महत्व है और साथ ही साथ पारिस्थितिकी का आज के समय में क्या महत्व है। ये बहुत ज़्यादा मैं इस पे जोर नहीं डालूंगा, बट इतना जरूर है कि आज वनों का न केवल महत्व स्थानीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण में हो या स्थानीय स्तर पर जो पारिस्थितिकी सेवाएं हमें मिलती हैं वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि वनों का महत्व जो है पूरे जो हमारा जीव मंडल है जिसको बायोस्फीयर कहते हैं उसके रखरखाव और उसके बैलेंस संतुलन बनाने के लिए भी वनों की बहुत महत्ता है। और ये बात खासकर जब से हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के मेरे इस व्याख्यान में मेरा जो सामग्री मैं ले आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसमें प्रारंभ में आपको थोड़ा बहुत मैं जो है सामान्य बातें करते हुए जो सिद्धांत हैं इसके उपयोग के इन दो प्रौद्योगिकी के उसके बारे में थोड़ा सा बात करके फिर मैं जो है कुछ अनेक प्रकार के जो हमने यहाँ पर सुदूर संवेदन और GIS के उपयोग से जो कार्य हो रहे हैं वानिकी के क्षेत्र में और पारिस्थितिकी क्षेत्र में, कुछ राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं जो हमने की हुई हैं अपने देश में, उनके भी मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अगर देखा जाए तो जो हमारी जो कार्य करने का जो क्षेत्र है उसको अगर देखा जाए, खासकर IIRS में जो फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी डिवीजन जो है वन एंड पारिस्थितिकी विभाग, सो अभी जो है हम लोगों का जो मेन एक जो मुख्य थ्रस्ट एरिया जिसको बोलते हैं उसमें ये है कि हम लोग जो है जितने भी वानिकी से जुड़े हुए जितने भी हितधारक हैं या जो भी उपयोगकर्ता हैं, जैसे कि वन विभाग उसमें एक आता है और वन्य प्राणी विभाग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक आता है। ऐसे ही जो है जो वन पर्यावरण एंड जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है दिल्ली में जो कि नोडल एजेंसी है और उनके लिए, तो ये सारी संस्थाएं जो हैं और इसके साथ साथ जितने भी हमारी जो विश्वविद्यालय हैं और जितने भी संस्थान हैं पूरे भारतवर्ष में, वहाँ पे भी कई तरह के जो है वानिकी और पारिस्थितिकी में जो है पाठ्यक्रम चलते हैं। तो इन सभी एक बहुत बड़े जो मानव संसाधन है जो उसमें वन प्रबंधक भी हैं और जो है जो नए छात्र छात्राएं जो इस क्षेत्र में आगे अनुसंधान का या एज ए पेशेवर की तरह कार्य करना चाहते हैं, तो उनकी क्षमता निर्माण का एक हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम यहाँ पे से करते हैं। दूसरा ये है कि आपको ये भी विदित है कि सुदूर संवेदन और GIS जैसी तकनीक जो है अब काफ़ी समय हो चुका है जब से ये वानिकी और पारिस्थितिकी में इनका उपयोग, और बहुत ही एक किस्म की एक पुख्ता प्रौद्योगिकी बन चुकी है और इसको पहले बहुत अध्ययनों से प्रमाणित किया जा चुका है। पर अब आगे क्या है कि आगे हमें और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। इसके किस तरह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं वनों की निगरानी में हो या वन संसाधन की क्या किस मात्रा में वन संसाधन विभिन्न प्रकार के वन संसाधन उपलब्ध हैं। और पर अभी ये है कि अगर हम उनकी कोई भी मात्रा निकालते हैं किसी भी संसाधन की या किसी निगरानी करते हैं वनों की, जैसे कि वनों की कटाई की, तो उसमें जो भी हमारी जो क्रियाविधियों में जो भी अनिश्चितता है उसको कम करने पे अभी हमारा ज़्यादातर जोर उस पे है। और दूसरा अभी नए जो पीढ़ी की जो हमारे पास जो प्रौद्योगिकी है जैसे लाइडार है, हाइपरस्पेक्ट्रल है या वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा है जिसमें उच्च विभेदन क्षमता होती है। ऐसी ही जो माइक्रोवेव जो सूक्ष्म तरंग क्षेत्र जिसको माइक्रोवेव डेटा कहते हैं, तो उसका उपयोग भी पर नए नए उपयोगों को बनाना वो भी एक हमारी जो है मुख्य गतिविधि में शामिल है। इसके साथ साथ ही कई बार कई ऐसी राष्ट्रीय स्तर की परियोजनाएं होती हैं और क्षेत्रीय स्तर की परियोजनाएं होती हैं या फिर
राज्य स्तर की परियोजनाएं होती हैं जिनमें जो है हमसे जो है तकनीकी सलाह हमसे मांगी जाती है यहाँ से कि भाई अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी वनों से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित और उसमें अगर सुदूर संवेदन और जीआईएस के कुछ उपयोग हों तो उसमें हम लोगों से जो है तकनीकी और विशेषज्ञता हमसे आदान प्रदान करने के लिए हम उसमें शामिल होते हैं। और अगर हम इसके बेसिक आधारभूत सिद्धांतों को अगर देखें तो 3 तरह की प्रौद्योगिकी हैं और जिनके संकलन से जो ये है हम जिसको बोलते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, भूस्नातिक प्रौद्योगिकी ये है। अब मैं खासकर इनका जो 2-3 चीजें मुख्य रूप से आपको ध्यान देने की हैं, मैं इनकी परिभाषाओं पे नहीं जाऊंगा, ये तो आप सबको अब तक विदित हो गई होगी। एक जो बहुत अनोखी चीज है जो जब हम वानिकी के क्षेत्र में काम करते हैं या पारिस्थितिकी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको इस बात का एहसास तो है कि वनों का जो विस्तार होता है वो तो मानव आबादी से बहुत दूर होता है। आमतौर पर वन ऐसी जगहों पर आप बचे हुए हैं जहां मानव की पहुंच बहुत सीमित होती है। जैसे आपको अगर उत्तर पूर्वी का क्षेत्र देखें, भारत का क्षेत्र देखें, या आपका पश्चिमी घाट के क्षेत्र देख लें, या फिर पश्चिमी हिमालय के, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश के जहाँ पर वहाँ पर जमीनी मापन करना बहुत कठिन काम होता है। हालांकि किए जाते हैं, वन विभाग और भी जो अनुसंधान अलग तरीके से वन्य जंतुओं पर होते हैं उनमें जमीनी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। पर अगर आपको एक भूदृश्य स्तर पर एक नियमित तौर पर आपको इन पूरे भू आवरण की और यहाँ पर कितने तरह के वनों के प्रकार हैं और वनों के जो वनों में खासकर जो बदलाव हो रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो मानव द्वारा की जा रही है, उनका नियमित तौर पे अगर हमें उनका अवलोकन करना है, उनकी निगरानी करनी है, तो उसके लिए जो है सुदूर संवेदन की ये बहुत खूबी है कि आपको एक बार अगर उपग्रह आपने पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया तो उसके बाद से इसकी जो है छवि लेने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही सुसंगत है और सिस्टमेटिक है जिसको बोलते हैं। तो ये एक आपको बिल्कुल आप फिर इसके बारे में आपको चिंता करना छोड़ देना है कि एक बार अगर आपको सैटेलाइट उपग्रह जा चुका है तो ये नियमित तौर पे आपके ऑब्जर्वेशन लेता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है और ये भी ऑब्जर्वेशन पूरे न केवल क्षेत्रीय स्तर पे, पूरे राष्ट्रीय से लेकर पूरे महाद्वीपीय स्तर और वैश्विक स्तर पे ये अवलोकन करता है। तो ये बहुत अपने आप में अनोखी बात है सुदूर संवेदन में। और उसके अलावा और भी चीजें हैं कि अब सुदूर संवेदन बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो गया है, बहुत सशक्त हो गया है। उसका कारण ये है कि अब बहुत विविध प्रकार के जो है जिनको सेंसर बोलते हैं या संसूचक बोलते हैं, वो आज की दिन हम लोग पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर पाए हैं उपग्रहों पर। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे जो मापन के प्रकार हैं वो बहुत ही विविध हो गए हैं और हम केवल आजकल मानचित्रीकरण नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम जो है मापन भी कर रहे हैं और कुछ गणनात्मक अध्ययन भी हम करते हैं, जैसे कि वनों की ऊंचाई का निकालना या वनों में जो कार्बन उसका संग्रहण हो रहा है वनों में उसकी मात्रा निकालना। तो ये सब चीजें अलग अलग तरह की मापन के प्रकार हैं। तो ये भी एक बहुत मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण जो इस सुदूर संवेदन की विशेषता है। और जहाँ तक इसकी किफायती पने की बात है तो अब तो ज्यादातर उपग्रहों का डेटा जो है और जो आंकड़े हैं वो मुफ्त दिए जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और जीआईएस की जो बात आती है, ज्योग्राफिकल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, इसकी एक खूबी बहुत अच्छी है कि ये क्योंकि हम वन पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं और वहाँ पर कई तरह के जो घटक होते हैं जिसमें कि जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। अब अगर आपको किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे वो कृषि तंत्र पारिस्थितिक तंत्र हो, चाहे वो वन पारिस्थितिक तंत्र हो, अगर उसकी आपको समग्र एक जो है समझ विकसित करनी है तो जो ये जरूरी हो जाता है कि आप उसकी एक इंटीग्रेटेड एनालिसिस करें, एक ऐसा विश्लेषण करें जो समेकित विश्लेषण हो, अलग अलग विश्लेषण ना हो, वनों का अलग से, सॉइल का अलग से, जियोलॉजी का अलग से, बल्कि उसका एक इंटीग्रेटेड, उन सबका समेकित जो है एक अगर आप विश्लेषण करते हैं तो तभी जो है आप पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे बेहतर प्रबंधन के लिए आप कुछ बेहतर उपाय सुझा सकते हैं। जहाँ तक जीएनएसएस की बात है, जिसको आपको पता है कि स्थिति के बारे में जानकारी देता है, तो पहले ये अवधारणा थी कि जो है वनों में जो है आमतौर पर जब हम भौगोलिक स्थिति जो हम यूज करने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं, इसके आमतौर पर हम देखते थे कि वनों में इसके जो संकेत हैं वो कम हमें या उतने अच्छे सटीकता के साथ नहीं मिल पाते थे। बट जब से जीएनएसएस जो सिस्टम आया है
जिसमें कि कई तरह की जो सैटेलाइट उपग्रहों के कॉन्स्टिलेशन है, ना केवल भारत के जो क्षेत्रीय कॉन्स्टिलेशन जैसे IRNSS है, बल्कि अन्य देशों के कॉन्स्टिलेशन भी हैं, गैलीलियो, ये सब मिलके जो है आपको बहुत अच्छा जो है आपको कवरेज जिसको बोलते हैं GPS की प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से जो है आपको अब वनों के क्षेत्र में भी हम जो है अच्छा संकेत हमें मिल पा रहे हैं। जब तक कि वनों का बहुत ज्यादा घनत्व ना हो तो उन्हीं इलाकों में कुछ समस्याएं हैं, अन्यथा जो है हम जो है बहुत बड़े भूभाग में हमारे देश के हम अच्छी सटीकता के साथ 5 मीटर से कम सटीकता के साथ हम आज अपने को वनों में कहीं भी जाएं तो हम अपनी स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो मैं एक बिंदु पे पहले आप जिसको मैं उजागर कर रहा था कि आज जो है विविध प्रकार के जो है हमारे पास मापन की विधियां हैं और प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग हो रहा है। एक तो उपग्रह प्रौद्योगिकी होगी जिसकी बात हम कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ कुछ प्रौद्योगिकी जैसे कुछ हमारे जो संसूचक होते हैं, सेंसर जो होते हैं या डिटेक्टर होते हैं, संवेदक जो होते हैं, वो हम जो है हवाई जहाजों पर भी लगाते हैं और इसके साथ साथ जो मानव रहित जो वाहन है जैसे UAV जिसको बोलते हैं, तो इन पे भी हम आज के दौर में इसको लगाने लग गए हैं। बट लेकिन इसके साथ साथ ही जमीनी आंकड़ों का भी अब हमें निरंतर मिल पाना संभव हो पाया है, क्योंकि अब हम जमीन पे भी और जो है ऑब्जर्वेशन इकट्ठा करने लग गए हैं। उसमें कई तरह प्रकार के जो है सेंसर सिस्टम है, जैसे कैमरा ट्रैप एक चीज है जो वन्य जंतुओं के साइटिंग के लिए उपयोग में आता है। ऐसी साउंड रिकॉर्डर्स होती हैं जिसको ऑर्निथोलॉजिस्ट जो पक्षियों पे अध्ययन करते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही जो वन्य जीव जो रिसर्च में रहते हैं वो लोग सैटेलाइट टेलीमेट्री का उपयोग पहले एंटीना से लेकर उनके पीछे घूमना पड़ता था। जो वन्य जीव जंतु हैं, अगर किसी की वन्य जीव जंतु की आवाज की और उसकी जो आवागमन का और या उसकी पारिस्थितिकी, ये सब चीज का अध्ययन करने के लिए वन्य जंतुओं के जो मूवमेंट का डेटा होता था उसको जो है रेडियो टेलीमेट्री की तरफ से किया जाता था। पर अब जो है ज्यादातर हम लोग सैटेलाइट टेलीमेट्री पे हम अब जाने लग गए हैं और सैटेलाइट कॉलर्स हम लगाने लग गए हैं कई सारे एनिमल में। तो ऐसे ही जो है रिवर नदियों में भी हम सेंसर लगाने लग गए हैं कई तरह के, चाहे वो नदियों के पानी की गुणवत्ता को की बात हो तो अन्य तरह के आंकड़े हो। तो ये सब आंकड़े अब हमें कई तरीकों से कई स्रोतों से हमें जो है भू सूचना मिल रही है और इसको हम फिर उपग्रह आंकड़ों के साथ जो है जोड़ के हम जो है और अच्छा अध्ययन जो है पारिस्थितिकी अध्ययन हम कर पा रहे हैं। अगर आप देखें जब भी हम सुदूर संवेदन के अनुप्रयोगों और इनके जो उपयोगों की बात करते हैं तो मोटे तौर पे जो है 4 तरह के से आप इसको समझ सकते हैं। एक तो जहां पर हम मानचित्रीकरण करते हैं और जैसे हम लैंड यूज लैंड कवर जिसको बोलते हैं, भूमि उपयोग और भू आवरण जो हम जब निकालते हैं किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो इस तरह की मानचित्रीकरण एक जो उपयोग होता है। दूसरा होता है मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं हम निगरानी। तो दूसरा हम बार बार हम उस जगह को हम अलग अलग तरीके से जो है उसको मानचित्रीकरण करते रहते हैं एक समय अंतराल में। तो उससे क्या होता है, हमें जो बदलाव हो रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे वो लैंड कवर में हो या जैव भार में हो या फेनोलॉजी में हो, तो वो हमें तब प्राप्त होता है जब हम समय श्रृंखला आंकड़े हमारे पास हो या हमारे पास टेम्पोरल जो है डेटा सेट्स हो, तो वो दूसरे तरह का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तीसरे तरह का अनुप्रयोग वो हो सकता है जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं। तो उसमें हमें सुदूर संवेदन की छवियां तो चाहिए ही, इसके साथ साथ हमें जमीनी आंकड़े भी चाहिए और हमें जो है कुछ मॉडलिंग का कोई प्रिंसिपल ये निर्भर करता है आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर आप पारिस्थितिकी और वन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ इस तरह के भूस्थानिक मॉडल्स होते हैं जिनका उपयोग हम जमीनी आंकड़ों और सुदूर संवेदन आंकड़ों को आपस में जोड़ के मॉडलिंग करने में करते हैं। और आखिरी जो है वो ये है कि पूर्वानुमान जिसको इको फोरकास्टिंग कहते हैं। जैसे आपने आमतौर पर मौसम विज्ञान के क्षेत्र में हम पूर्वानुमान की बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, पर जहां तक जैवमंडल की स्थितियां हैं या पारिस्थितिक तंत्र की आगे क्या स्थिति होगी उसके बारे में कुछ अगर हमें भविष्यवाणी करनी है, आने वाले दिनों में हिमालय जैसे पारिस्थितिक तंत्र है ये किस तरह से इसकी स्थिति बदलेगी,
अगर इसका हमें जो है कुछ आकलन अभी करना है या कुछ पूर्वानुमान हमें बनाना है, तो इसके लिए हमें सुदूर संवेदन के आंकड़े तो चाहिए ही, जमीनी आंकड़े भी चाहिए, इसके साथ साथ हमें कोई पारिस्थितिकीय मॉडल भी चाहिए जिसके कुछ जिसके आधार पर हम ये परिकल्पना करेंगे कि क्या होने वाला है। इसके साथ साथ सरकारों की और जो वहाँ पर जो सरकार है उनकी क्या नीतियां हैं, क्या उनके आने वाले दिनों के लिए उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या योजनाएं हैं, ये सब आपस में इनका संलयन करके हम जो है इको फोरकास्टिंग जैसी नई ये क्षेत्र है जिस पे आजकल काम चल रहा है। तो इस तरह से 4 जो है आप लेके चल सकते हैं मोटे तौर पर। ये सभी क्षेत्र में इसको इस जो मैंने बताया ये वर्गीकरण, इसको आप लागू कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप जब भी सुदूर संवेदन की बात वनस्पतियों के अध्ययन के लिए करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि हमें जो है जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स कर्व जिसको बोलते हैं हम, जिसको ये ठीक उसी तरह है जैसे आपका अपना हस्ताक्षर होता है, आप हस्ताक्षर करते हैं, वो आपकी एक किस्म की पहचान होती है। तो इसी तरह पौधों में भी और अन्य प्रकार के जो टारगेट्स जिनको होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं धरती की सतह पर, उनके सबका प्रकाश के प्रति एक अलग प्रतिक्रिया होती है। और जब वनस्पति की बात करते हैं तो आपको मैं यहाँ पे जो चित्र दिखा रहा हूँ, इसमें एक धुरी पे आपको वेवलेंथ दिखती है और दूसरी एक्सिस पे आपको रिफ्लेक्टेंस दिखती है। तो इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि हरे और लाल रंग में जो है एक वक्र जो है और एक ग्राफ जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। और इसमें हमने जो है इस ग्राफ को जो है हमने अलग अलग भागों में इसको विभाजित भी किया हुआ है और कुछ शब्दों के साथ इसको हमने इलस्ट्रेट भी किया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे जो वेवलेंथ वाली जो एक्स तरंग दैर्घ्य है वो आपका 0.5 नैनोमीटर म्यू माइक्रोन से 2.5 म्यू माइक्रोन, ये बहुत छोटी है। म्यू माइक्रोन में इसको हम लिख रहे हैं क्योंकि इसकी जो आकार है वो बहुत ही छोटी है लाइट की। और दूसरा रिफ्लेक्टेंस एक्सिस पर आप देखिए कि कितना परावर्तित हुआ प्रकाश। इसको आप ऐसे मानिए कि एक ये मैनग्रोव का एरिया है। मैनग्रोव वनस्पति आप जानते ही हैं तटीय क्षेत्रों में होती है और वहाँ पर सुबह 10 बजे 10:30 बजे के करीब जो है वहाँ पर प्रकाश गिरता है। और उस प्रकाश के गिरने के बाद जो है वहाँ पर जो वनस्पति हैं, जैसे एविसिनिया एक मैनग्रोव की एक प्रजाति है, राइजोफोरा एक मैनग्रोव की प्रजाति है, ये ज़्यादातर वहाँ पर इनका वर्चस्व रहता है। तो ये किस तरह से अब ये जो प्रकाश वहाँ से मिलता है सुबह 10:30 बजे, इसको कैसे परावर्तित करती हैं, इसका एक उदाहरण है। तो आप देखिए कि जो हमारा जिसको विजिबल क्षेत्र कहते हैं, जो दृश्य क्षेत्र होता है जिसमें हमारी आंखें देख सकती हैं, उसमें आप देख सकते हैं क्लोरोफिल एंड और कैरोटेनॉइड्स, 2 ये वर्णक होते हैं। तो ये जो है अपना प्रभाव डालते हैं और इन्हीं की वजह से जो है हम देख पाते हैं कि पौधे हरे हैं बहुत। तो एक हरा जो एक पट्टी होती है जिसको वेवलेंथ कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इसका परावर्तन होता है। तो ये इसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से। जब क्लोरोफिल कम होता है तो बाकी वर्णक भी अपनी उपस्थिति दिखाते हैं और उसी की वजह से आप देखते हैं कि पत्तियों में कई बार आपको लाल और बाकी भूरे और दूसरे तरह के रंग भी आपको दिखते हैं। अब आगे चलते हैं तो अगर आप नियर इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं, जो लाल रंग के नज़दीक का भाग है, तो इसमें देखते हैं कि आपका जो परावर्तन है प्रकाश का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है दृश्य क्षेत्र की अपेक्षा। और इसका कारण ये है कि वनस्पति में एक खास विशेषता होती है, अगर वो स्वस्थ है और अच्छी तरह से उग रही है तो उसका जो प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता सबसे ज़्यादा जो होती है वो नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ के क्षेत्र में होती है। और यहाँ पर क्या कारक होते हैं जो इतनी ज़्यादा परावर्तन कर देती है प्रकाश का? तो उसका कारण क्या है कि जो स्वस्थ पत्तियां होती हैं उसमें उसकी जो बनावट होती है पत्तियों की और उसका आकार होता है और उसके अंदर की जो एनाटॉमी होती है, जो उसके अंदर जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, अगर वो अच्छी तरीके से उसमें स्वस्थ हैं और उसके जो उत्तक हैं, टिश्यूज जिनको बोलते हैं, वो स्वस्थ हैं और उसमें पानी की मात्रा भी बराबर बनी हुई है, तो पौधे जो है आपको NIR रीजन में क्षेत्र में बहुत अच्छा परावर्तन देंगे। और इसकी यही खूबी है पौधों की। इसके आधार पर हम कई सारे पौधों की प्रजातियों को उनके बनावट के आधार पर, ना कि वर्णकों की उपस्थिति के आधार, बल्कि बनावट के आधार पर हम
जैसे आपको शंकुधारी वन होते हैं या चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं या मैंग्रोव होते हैं, इनको हम अलग अलग कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे आपको अगर आप देखिए जो 1.3 जो म्यू माइक्रोन से आगे का क्षेत्र लगभग 2.5 म्यू माइक्रोन का जो क्षेत्र है जिसको शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं, तो इसमें देखिए आप इसमें ऊपर पानी लिखा हुआ है, तो ज्यादातर जो ये प्रकाश का परावर्तन होता है इस क्षेत्र में वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय उन मैंग्रोव की जो प्रजातियां हैं वहां पर 2 प्रजातियां उसकी जो कैनोपी है जिसको हम चंदुआ भी बोलते हैं हिंदी में, उसमें कितनी पानी की मात्रा है। तो अगर पानी की मात्रा अगर तो ज्यादा है मानसून के समय या वर्षा ऋतु के समय, तो उस समय जो है आपको लगेगा कि बहुत कम परावर्तन यहाँ से प्रकाश का हो पा रहा है। पर जैसे जैसे जो है पानी की मात्रा कम होती है वनस्पति में या कुछ वनस्पतियां बिल्कुल सूख जाती हैं, तो फिर आप देखते हैं कि जो शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन में जो परावर्तन है प्रकाश का वो काफी बढ़ जाता है। और कई बार तो बिल्कुल जब वनस्पति सूख जाती है तो जैसे घास है तो उस समय आप देखेंगे कि जो परावर्तन है आपका नियर इंफ्रारेड रीजन से भी ज्यादा उसका परावर्तन प्रकाश का उसमें हो जाता है। और उस समय एक उसका फायदा ये है कि उस समय आप जो है बाकी जो तत्व हैं जो यौगिक हैं उसके अंदर पौधे की पत्तियों के अंदर, जैसे सेलुलोज है, लिग्निन है, प्रोटीन है, स्टार्च है, नाइट्रोजन है, इनकी मात्रा भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमें पौधे के स्वास्थ्य का अच्छा आकलन करना है और उसमें लगी हुई बीमारी का आकलन करना है। तो जब पौधे सूख जाते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है या पानी की मात्रा कम हो जाती है खासकर, तो उस समय इन तत्वों का जो है और इन यौगिक जो होते हैं इनका जो है हम आकलन अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो एक और मुख्य बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व है ये एक पौधे के स्वस्थ होने को दर्शा रहा है। अगर इसके आकार में कुछ परिवर्तन होते हैं और वो चाहे आपके दृश्य क्षेत्र में हो, चाहे नियर इंफ्रारेड क्षेत्र में हो, चाहे शॉर्ट वेव इंफ्रारेड क्षेत्र में हो, तो इससे फिर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बीमारी और किस तरह का अगर कीड़े लगे हैं किसी तरह के या कोई तरह की बीमारी लगी है, तो उसका आकलन भी आप इन जो स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व की विश्लेषण से कर सकते हैं। आमतौर पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर होते हैं उससे इस तरह के स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व निकल पाते हैं जो कि काफी महीन और काफी वो होते हैं। तो इस तरह के स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व वो आमतौर पर कृषि जो फार्म होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहां जाकर वो इकट्ठे करते हैं और फिर ये स्पेक्ट्रल का विश्लेषण करके वो इस निष्कर्ष पे निकल जाते हैं कि इसमें पौधे में किस तरह की कमी है, कहीं पर नाइट्रोजन के तत्व की कमी है या कहीं पे जो है पानी की कमी है। तो इस स्पेक्ट्रल रिस्पांस कर्व को अगर वनस्पति को आपको अच्छी तरह समझना है तो इसका जो विजुअलाइजेशन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, एक स्वस्थ पौधे का कैसा होता है और क्या क्या कारक जो है जो प्रकाश के परावर्तन का निर्धारण करते हैं। अच्छा, अब एक जो अन्य चीज है वो आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। बहुत दिनों तक हम हमेशा ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदन की बात करते आए हैं और आज के समय ये आंकड़े सबसे ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं और हर प्रकार के उपयोग में ये यूज होते हैं। पर इसके अलावा अन्य तरह की प्रौद्योगिकी भी है जिसमें लाइडार बोलते हैं, जिसको हम सक्रिय सुदूर संवेदन भी कहते हैं, ऐसे ही रडार, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो अब जो स्थिति है, अब हमारे पास जो है आज के दिन सुदूर संवेदन में इस तरह की 2 नई तकनीकें खासकर जो वानिकी के क्षेत्र में आई हैं, तो इनसे जो है हम किस तरह की अलग जानकारियां मिल सकती हैं। इन तीनों तरह के जो सेंसर होते हैं इनमें आपस में एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और कई मामलों में ये कुछ अन्य तरह की जानकारी देते हैं जो अभी वर्तमान में जो ऑप्टिकल सेंसर हैं उससे नहीं मिल पाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हमें वनों के आवरण का और उनके घनत्व का और उनके प्रकार का अगर हमें जो है आकलन करना है तो फिर हम जो आमतौर पर जो अवेलेबल जो हमारे पे आंकड़े होते हैं, चाहे लैंडसेट के हो चाहे IRS सीरीज के डेटा हो, तो इससे कर लेते हैं। तो इससे खासकर हमें सतह की ही जानकारी पता चल पाती है या उसके सतह के बिल्कुल नजदीक की जानकारी हमें मिल पाती है। इसीलिए हम
इसका 2 डायमेंशनल मानचित्रीकरण में इनका उपयोग करते हैं। पर अगर आप LiDAR जैसी तकनीक का उपयोग करते हो, जो कि आजकल काफ़ी LiDAR बेस्ड मिशन भी हो गए, अभियान चले हैं, जैसे जेडाई है, ISAT-2 है, ये ऐसे सैटेलाइट हैं, सेंसर हैं जो स्पेस अंतरिक्ष से आपको LiDAR का डेटा को जमीन से प्राप्त करते हैं, और इससे इनका उपयोग है वानिकी में। जैसे अगर आपको पेड़ों की ऊंचाई निकालनी है, या पेड़ों की ऊंचाई के साथ साथ आपको पेड़ों की जो वाह्य आकृति है, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसको समझना है, या फिर आपको जंगल के जो नीचे जो उसके फ्लोर है, जो उसकी ऊंचाई पता करनी है, जो कि आमतौर पर बहुत कठिन है। तो ये LiDAR की मदद से अब हम निकाल पाते हैं, किंतु इसमें भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि क्योंकि LiDAR जो है ऑप्टिकल रीजन में काम करता है, आमतौर पर आप देखेंगे जो 1054 नैनोमीटर जो तरंग दैर्घ्य का उपयोग इसमें होता है आमतौर पे। तो क्योंकि ऑप्टिकल रीजन में काम करता है, तो जैसे ऑप्टिकल डेटा को हम मानसून के समय हम नहीं इकट्ठा कर पाते, एकत्रित नहीं उसका प्राप्त नहीं कर पाते उसकी छवियां, उसी प्रकार LiDAR में भी जब बादल लगे होते हैं तो हम जमीन पे इसका आंकड़ा नहीं मिल पाएगा हमें, तो मौसम का इस पर प्रभाव रहता है। तो तीसरी तरह की जो प्रौद्योगिकी जो हम छवि हम निकालने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, वो रडार है। और रडार जो है आजकल, पहले तो रडार बहुत कम संख्या में रडार की छवियां मिलती थी, या सार जिसको बोलते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार की छवियां मिलती थी, पर आजकल कई देशों ने जो है इसमें जो है उपग्रह अब उन्होंने स्थापित कर लिए हैं। भारत ने भी, हमारे वहाँ एक सी बैंड श्रृंखला हमने RISAT के उसमें हमने RISAT सीरीज हमने निकाली है, जिसमें हमने पहले RISAT का एक सैटेलाइट 2012 में छोड़ा था, और अभी हमने इसी साल हमने RISAT का उसी सीरीज में, सी बैंड सीरीज में हमने श्रृंखला में दूसरा इसी साल छोड़ा हुआ है। तो ये हमारे जैसे देश का, जहाँ पर आपको पता है कि मानसून का प्रभाव रहता है, और उस समय हमारे वहाँ कुछ ऐसी फसलें होती है जिनके क्षेत्रफल हमें जानना होता है, तो वो एक जैसे धान की फसल है, ऐसे ही वनों में भी निगरानी करना जरूरी है। मानसून के समय कई तरह की जो है इसको बोलते हैं ऐसी गतिविधियां होती हैं जो कानून के हिसाब से सही नहीं है, जैसे पेड़ों का कटान होता है, तो इस समय वो घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि इस समय जो है मानवीय पहुंच जंगलों में बहुत कम होती है। तो सैटेलाइट है और उपग्रह के माध्यम से ही हम उन पे एक जो है निगरानी कर सकते हैं, हम दूर दराज के क्षेत्रों में भी। रडार की पर एक खूबी ये होती है कि ये जो है हर तरह के मौसम में लगभग ये आपको एक साफ सुथरी छवि जो है किसी भी क्षेत्र की देने में सक्षम है, और बादलों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत अत्यधिक तेज बारिश अगर हो रही हो, तभी जाके जो कम तरंग दैर्घ्य वाली रडार होती हैं, जैसे X बैंड या C बैंड में कुछ आपको जगहों पे इसका छवियां लेने में परेशानी हो सकती है, मतलब उसमें जो गुणवत्ता है उसकी कम हो सकती है, पर आमतौर पे वातावरण का प्रभाव, चाहे आपका धुंध लगी हो, चाहे आपको वहाँ पर क्या कहते हैं कोहरा लगा हो, या किसी की तरह का धुआं, आग का अगर वातावरण में धुआं भी उठ रहा हो, तो उसमें भी इससे अच्छी खासी हम छवि निकाल सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ी खासियत जो हम कहते हैं जो सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य है, अन्य के मुकाबले, LiDAR और ऑप्टिकल के मुकाबले इसकी जो विशेषता ये है कि ये तरंग दैर्घ्य जो हैं, जो वनस्पति का जो आयतन होता है, वॉल्यूम, उसके अंदर घुसने की इनकी एक क्षमता होती है, जो कि अन्य दो में नहीं होती है। तो LiDAR भी नहीं घुसता है, अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में तो पेनिट्रेट कर पाता है, बट वेजिटेशन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता, जबकि रडार जो है वेजिटेशन के अंदर भी कई हद तक पेनिट्रेट करती है। पत्तियों से तो बहुत अच्छा, एल बैंड अगर आप यूज करें तो पत्तियों को बिल्कुल पार करके वो पेड़ों के जो है तने से उसके जो शाखाएं हैं, और यहाँ तक कि जमीन से भी वो इंटरेक्शन करके वापस सेंसर तक जानकारी ले जा सकती है। इसलिए हम इसका उपयोग जो है कुछ ऐसी तरह के उपयोग में लाते हैं, जैसे बायोमास का, अगर हमें कार्बन का अगर हमें आकलन करना है, जो आमतौर पर कैनोपी से उसका अंदाजा लगाना ऊपर से बहुत मुश्किल है, जब तक कि तरंग दैर्घ्यों का या प्रकाश का जब तक कि उसके संपर्क ना हो, जहाँ कार्बन इकट्ठा रहता है, जैसे तने हैं, जैसे शाखाएं हैं। तो इसलिए 3 तरह की जो तकनीकें हैं, इनका अपना अपना अपनी अपनी खूबियां हैं इनकी, और अपनी अपनी इनकी कुछ सीमाएं भी हैं।
तो इसलिए हम इनको आमतौर पे इनको मिला जुला के ही हम इनका उपयोग हम सुझाते हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 छवियाँ हैं, ये मध्य भारत में एक कोई स्थान है वहाँ की हैं, और दोनों जो है ये हमारे आईआरएस के उपग्रह से ली गई छवियाँ हैं। और इसमें आप देखते हैं कि इसके एक जो आपके बाईं तरफ जो चित्र है उसमें आप देखते हैं कि जो है जो रंग है, जो इसको फाल्स कलर कंपोजिट कहते हैं, इसमें जो है मटमैला और हरा रंग आ रहा है। और अगले ही सीजन में जब मानसून के बाद का, उसमें कलर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, और पूरा जो क्षेत्र है, जो वनों से आच्छादित क्षेत्र है, वो लाल बड़े चमकीले लाल कलर में आपको दिख पा रहा है। तो ये जो है इसको फिनोलॉजिकल चेंज बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। वनों में जो होता है ये खासकर वनस्पति में का एक अपना एक विशेषता होती है, जैसे जानवरों में भी होता है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है फिनोलॉजी, ऐसे ही वनस्पति में भी फिनोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। और यही एक कारण है कि पिछले इतने सालों में हमारी जो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग है वो इतनी सक्सेसफुल क्यों रही। तो उसका एक कारण मैं मानता हूँ कि क्योंकि वनस्पतियों में फिनोलॉजी का जो पैटर्न है वो अलग अलग वनस्पति में अलग अलग तरह का होता है, और इसका कई हद तक ये जो है सैटेलाइट से जो हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसमें ये काफ़ी स्पष्ट तौर पर आप इनको इसके अलग अलग जो चरण होते हैं फिनोलॉजी के, जब पत्तियां गिरती हैं जैसे कि बाईं इमेज में है, और दाईं इमेज में जब पत्तियां आ जाती है जंगलों में, इनका बखूबी आप जो है इसका आकलन कर सकते हैं, और उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वन है। पर्णपाती वन है, अगर जो तो पत्तियां नहीं गिरी तो ये सदाबहार वन होगा, अगर पत्तियां गिरती हैं तो एक पर्णपाती वन होगा। तो इससे आप उस क्षेत्र के बारे में भी पता कर सकते हैं कि किस तरह का ये क्षेत्र होगा। ये ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ गर्मी होती होगी, ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि मध्य भारत का क्षेत्र है जहाँ पर जो है पानी, गर्मी के ग्रीष्म ऋतु में पानी की किल्लत होती है, इसलिए पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो ये एक समझने का तरीका है जब हमारे पास छवियां होती हैं उपग्रह की, तो उससे हम कैसे समझें वहाँ की पारिस्थितिकी को। अच्छा, अगर हम उपग्रह के आंकड़ों के उपयोग की बात करें तो भारत में एक समय था जब वनों की स्थिति बहुत बिगड़ रही थी, 1980 का दौर था, और उसी समय जो है विदेशी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से जो है हम राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्य किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी उस समय बोला जाता था, और आईआरएस जैसे संस्थान ने मिलकर ये दिखाया पहली बार कि जो है 2 समयों में 72, 75 और 80, 82 में 10 साल के अंतर में वनों में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। और उसके फलस्वरूप जो है हमने जो है अपने वन संरक्षण के लिए कानूनों को मजबूत किया, और हमने जो है वन संरक्षण कानून बनाया 80s में, और फॉरेस्ट जो नीति है हमारी पॉलिसी वो भी उसमें भी बदलाव किया। उसके बाद हमने ये भी निश्चय लिया कि जो हम उपग्रह आंकड़ों का उपयोग अपने वनों के आकलन और उनकी स्थिति के आकलन और निगरानी में करेंगे। और इसके फलस्वरूप आपको पता है कि वन सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, देहरादून में है स्थापित, तो वो तब से लगातार इस कार्य को बखूबी कर रहा है, वनों की निगरानी को। और वो जो है हर 2 वर्ष में वनों की स्थिति क्या है इसका आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, और एक 1:50,000 स्केल पे, जो कि एक अच्छा स्केल माना जाता है, पैमाना, जहाँ पर जिस पे अगर जानकारी आपको उपलब्ध हो तो आप वनों का अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं और उनका संरक्षण कर सकते हैं। हालांकि बेहतर स्केल की भी जरूरत होती है कई चीज़ों को समझने के लिए, वनों के कई और रूपों को समझने के लिए, किंतु अगर आप देखा जाए तो एक राष्ट्रीय स्तर पर वनों के कितनी हानि और कितने लाभ हुआ इसकी जानकारी उपग्रह के आंकड़ों से हमें बखूबी मिल रही है। इसके साथ साथ हमें जो है वनों के घनत्व में कितना परिवर्तन हो रहा है, कहीं पे वनों का घनत्व कम हो रहा है क्योंकि मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, और कहीं पे वनों का घनत्व बढ़ भी रहा है जहाँ पर हमने संरक्षण के उपाय किए हैं, जहाँ पर हमने अपने वनों के कानून का अच्छा क्रियान्वयन किया हुआ है, वहाँ पर वनों का घनत्व भी बढ़ा है। तो ये तरह की जानकारी जो है हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो है न केवल भारत के जो वन पर्यावरण मंत्रालय है वो उसके लिए जरूरी है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय में स्तर पर भी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं कई
जो मंच हैं वहाँ पर, वैश्विक मंचों पर हम प्रतिभाग करते हैं और वहाँ पे हमें बताना ज़रूरी होता है आज के दौर में, जब जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है, कि हमने कितनी अच्छी तरह से अपने वनों का संरक्षण किया और साल दर साल हम उसमें कितनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो इसकी जो है रिपोर्ट भी हमें देनी होती है। तो इसके लिए भी इस तरह के उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का अगर आपके पास जानकारी है, तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा जो है अब हम इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं, किस तरह से हम केवल वनों के आवरण और घनत्व की जानकारी ना दें, बल्कि अपितु हम ऐसे ही मानचित्र हम कार्बन, वनों में जो कार्बन की स्थिति है उसके बारे में भी हम बता पाएँ। तो ये भी अब बल्कि एक बात मैं यहाँ पर उसका उदाहरण करना चाहता हूँ कि इस साल की जो रिपोर्ट है उसमें रडार डेटा से जो है पहली बार जो है, जब सतह के ऊपर जो जंगलों में जो बायोमास जैव भार की स्थिति है, कितनी मात्रा है, उसका आकलन इस बार इसकी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है आज के दिन में जैव भार की, क्योंकि वनस्पति का जो जैव भार है और जो मात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी वनों पर निर्भरता ज़्यादा है और वनों से कई तरह के जो है ईंधन की लकड़ी है, चारा है और बहुत अधिक मात्रा में जैव भार का हम लोग वहाँ से निकालते हैं वनों से, तो इसलिए उसमें कमी आना लाजमी है। तो ये बदलाव जो है हमें तब समझ में आएंगे जब हम इसका नियमित रूप से हम इस तरह के बायोमास और कार्बन की मैपिंग करेंगे। फिर एक अच्छी बात है कि अब जो है, क्योंकि कई देशों के उपग्रह आज के दिन में पृथ्वी कक्षा में स्थापित हो चुके हैं, जो बराबर हमें जो है सैटेलाइट जो उपग्रह आंकड़ों के आज की डेट में हमें पूरे हमारे पास संग्रह है, अच्छे खासे आर्काइव है हमारे पास। तो आज के दिन हम जो है इस तरह की कुछ विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं हम बना सकते हैं किसी भी क्षेत्र के लिए। ये पहले मुश्किल था, पर अब इस तरह की आप देख सकते हैं कि आसाम में एक जगह का मैंने ये बनाया है भारतीय सुदूर संवेदन डेटा से, आंकड़ों से। तो इसमें दिखता है कि 10 साल की अवधि में जो है हमने एक बहुत बड़े क्षेत्र में वनों का आवरण खो दिया है। तो ये जो है इस तरह की बड़ी घटनाएं जो जमीन पर हो रही हैं, तो उनको वो तब समझ में आएंगी जब आप डाटा जो आंकड़ों की समय श्रृंखला आंकड़ों को लेके किसी क्षेत्र विशेष में ध्यान से उसको देखेंगे, तो तब आपको समझ में आएगा। जैसे इस क्षेत्र में आपको हर साल 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वनों का कम हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा, इसको बोलेंगे बड़े स्तर की वनों की कटाई यहाँ पे हुई है, एक हॉट स्पॉट्स है ये। तो ये तभी पता चल पाया है जबकि जब उपग्रह आंकड़ों को हमने इस तरह से जोड़ा है और समय श्रृंखला के तौर पर हमने उनको रखा है, और तभी हमें इनका स्थिति का हमें समझ में आई। अगर हम एक दो आंकड़ों को लेते हैं तो हो सकता है हम इसको असल जो वस्तु स्थिति है, कितनी गंभीरता है यहाँ पर, उसको नहीं समझ पाएंगे। फिर दूसरी बात आपके जहन में एक डालना चाहता हूँ, वो ये है कि वन सर्वेक्षण विभाग जो है हमारा भारत का FSI, वो हर 2 वर्ष में जो है हम लोग वनों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं और आपके पास आंकड़े उपलब्ध होते हैं। परंतु अगर वन विभाग को जो है त्वरित गति से कहीं पे वनों का कटाव अगर हो रहा है और उस पर जो है कुछ कार्रवाई करनी है और वहाँ पे जो आपराधिक तत्व है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करनी है या रोकना है, तो आपको एक किस्म की चेतावनी देना जरूरी हो जाता है। तो वो चेतावनी देने का काम भी अब उपग्रह आंकड़ों से संभव हो पा रहा है। तो अब हम जो है इसमें खासकर समय श्रृंखला आंकड़ों का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो AWIPS जो डेटा सेट्स हैं हमारे 5 दिन का जो उसका अवधि है, हर 5 दिन की अवधि में वो आपको एक नई छवि देता है। पर साथ साथ बाकी जो देशों के उपग्रह हैं जैसे सेंटिनल का डेटा है या लैंडसेट का डेटा है या मॉडिस का डेटा है, ये सभी आंकड़ों को अगर हम एक जगह रख के अगर इसकी समय श्रृंखला को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि कई जगहों पे हम देख पाते हैं कि वनों में बदलाव होते हैं समय के साथ, और कई बार वो बदलाव सकारात्मक होते हैं, कई बार नकारात्मक होते हैं। पर अगर आप उस बदलाव को एक चेतावनी के रूप में अगर बदल दें और वहाँ पर एक आप अलर्ट के फॉर्म में उसको वन विभाग के अधिकारियों को दे दें, उसका आकलन करके, भले ही आप क्षेत्रफल ना बताएं कि कितना एरिया कटा है या कौन सा किस तरह की वनस्पति कटी है, केवल अगर आप इतना बता दें उनको कि कहीं पे आपके वन विभाग में वन जो डिवीजन है वहाँ पर एक जगह पे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर कुछ बदलाव हो रहा है,
तो ऐसा भी जानकारी अगर वन अधिकारियों को मिल जाए तो तुरंत उस जगह पे जाके इस बात को जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये नकारात्मक बदलाव है या सकारात्मक बदलाव है। ये भी नकारात्मक और सकारात्मक बदलाव भी आपको उपग्रह आंकड़ों से पता चल जाता है, पर फिर भी जो बात मैं जिस पे जोर डाल रहा हूँ कि एक स्वचालित तरीके से हो अगर, और ऑटोमेटेड हो ये प्रोसेस और उनको ये मिल पाए, तो इस दिशा में काम चल रहा है। इसको तकनीक को और अधिक पुख्ता करने के लिए काम चल रहा है अभी। इसमें कुछ इश्यूज भी रहते हैं, पर क्योंकि अब डेटा की उपलब्धता अच्छी है, अलग अलग स्रोतों से है, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम जो है अलर्ट्स देने की स्थिति में भी होंगे वनों के बदलाव की। एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव हाल के वर्षों में हुआ है वो ये है कि जो बहुत उच्च विवेदन क्षमता वाला जो सैटेलाइट की छवि है, उपग्रह की छवियां, वो आप जो है हमारे पब्लिक में आ चुकी हैं। जैसे आपको गूगल अर्थ है या जूम अर्थ जूम है या फिर अन्य तरह की, या हमारे इसरो भुवन का पोर्टल है, इनमें हमने काफी उच्च विवेदन क्षमता वाली जो छवियां हमने इसमें रखी हैं। तो आज के दिन में जो है अगर किसी वन अधिकारी को अगर किसी तरह के निर्णय लेना है किसी स्थिति के बारे में, तो उसको इस तरह की जो बहुत उच्च विवेदन वाली क्षमता वाली छवियां हैं, ये उसको निर्णय लेने में बहुत अधिक मदद करती हैं। क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको इमेज से ही आपको निर्णय आप आराम से ले सकते हैं, उसमें आपको इमेज का विश्लेषण करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 4 मैंने छवियां रखी हैं। एक में दिखा रहा हूँ कि आपको वन की स्थिति क्या है, वहाँ पर घनत्व की स्थिति क्या है। तो ये आसान है, इसके लिए इमेज को आपको वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी स्थिति में कश्मीर की गुलमर्ग की दिखा रहा हूँ, वहाँ पर जो शंकुधारी वन है और उनकी छाया से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि किस तरह के पेड़ हैं, ये एक चौड़ी पत्ती वाली पेड़ है या एक शंकुधारी वन है। इसका बहुत अच्छी तरह से आप उच्च विवेदन क्षमता वाले आंकड़ों में आराम से आप इसको वनस्पति के प्रकार को भी आप यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर दिखाया है मैंने किस तरह से एक ये क्षेत्र है जहाँ पर बहुत जिसको सफाई की तरह से वनों का काट दिया गया है। तो इस तरह से काटा है, जिस तरह से ये कटाई हुई है उस तरह से स्पष्ट होता है कि ये जो कटे हुए भाग है ये किसी तरह की कृषि या किसी अन्य भूमि उपयोग में लाए जाने हैं। और अगर हम बाकी वनस्पति की स्थिति देखें तो वो भी हमें अच्छी नहीं दिखती। तो इससे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ बारंबार कटाई हो रही है वनों की, वन उग रहे हैं और बारंबार कटाई हो रही है। तो ये एक ऐसी क्षेत्र जैसे नॉर्थ हमारे उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है जहाँ पर झूम कृषि का ज्यादा प्रचलन है, तो ये उस तरह का क्षेत्र है। इसका व्याख्या भी हम इस छवि से आसानी से कर सकते हैं। ये आखिरी छवि जो है ये है आपके ग्रेट निकोबार में आइलैंड जो है हमारा द्वीप, जो भारत का दक्षिणी छोर है, वहां पर जब सुनामी आया था 2004, उसके बाद की स्थिति इस तरह की है कि आप देख सकते हैं वहां पे पेड़ किस हद तक जो है, जो समुद्र का पानी जब अंदर घुसा द्वीप में, तो उसने किस हद तक जो है पूरे क्षेत्र से जब ये पानी वापस समुद्र की तरफ गया तो उसने अपने साथ हजारों पेड़ों को जो है यहाँ पर गिराते हुए चला, या उनकी टहनियाँ या उनकी शाखाएं जो उनको तोड़ते हुए चला। आज भी अगर आप गूगल अर्थ जैसे इस इलाके को आप अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने बड़े स्तर की यहाँ पर नुकसान जो है इस आपदा से हुआ था वनों को। तो ये चीजें आसानी से जो है सदूर उपग्रह आंकड़ों के उनको देखने मात्र से आप बहुत सारी चीजों की व्याख्या समझ सकते हैं, स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। और एक जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है वो ये है कि अभी हाल के वर्षों में, क्योंकि हम लोगों ने जो है, आपको पता है भारत जो है पेरिस जो समझौता हुआ था 2015 में, उसमें जो है हमने ये प्रतिबद्धता जताई थी कि जो है हम आज के स्तर में जो हमारा जो कार्बन का जो स्टॉक है उसको हम और बढ़ाएंगे, हम और पौधारोपण करेंगे, हम और वानिकीकरण के कार्यक्रम करेंगे। और परंतु उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी निगरानी भी करें। तो आज जो है हम वन सर्वेक्षण जो विभाग है FSI की, वो बहुत बड़े स्तर पे जो है, जो वन विभाग जो है और जो अन्य जो एजेंसियां हैं जमीन पे जो भी पौधारोपण के कार्य कर रही है, तो उनकी जो है वो जो उसकी बाउंड्री है वो सेफ फाइल जो है वो साझा की जाती है FSI के साथ। और वो इस बाउंड्रीज को जो है, जो यहाँ पर
पीले रंग में आपको दिख रहे हैं कुछ ब्लॉक के फॉर्म में, इनको साझा करके फिर इन जो सेव फाइल के क्षेत्र हैं इनको जो है बराबर इनकी निगरानी उच्च रिजोल्यूशन के डेटा से करते रहते हैं। तो इससे हमें जो है कई तरह की जो हमारी सरकारी जो स्कीम्स हैं उनके क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार की जहाँ पे पौधारोपण किया गया वहाँ पर उस भूमि में कुछ तरह की कमियां हो, या कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, या उसमें सिंचाई की कमी हो, तो ये सब चीज़ों को समय पे हम अगर इसकी निगरानी बराबर होते रहे तो इसके पे भी हम जो है और बेहतर हम इनका प्रबंधन जो है जो प्लांटेशंस होते हैं इनका कर सकते हैं, और इसके लिए भी वेरी हाई रेजोल्यूशन डेटा उपयोग में लाया जा रहा है। एक बात मैं यहाँ और आप सबकी उसमें डालना चाहता हूँ ध्यान में कि आज जो है जब जो वेरी हाई रेजोल्यूशन डेटा बहुतायत में है, पर अभी भी हमारे पास थोड़ी सी चुनौतियां हमें इसके प्रसंस्करण में और इसके विश्लेषण में है, क्योंकि ये आंकड़े बहुत ज़्यादा भार के होते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम के होते हैं, और इन पे जो एल्गोरिदम हम लगाते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा आप रेजोल्यूशन का डेटा लेते हैं तो उसका प्रसंस्करण में चुनौतियां होती हैं बड़े स्तर पे। आप छोटे छोटे स्तर पर कर सकते हो, बट अगर पूरे हिमालय के लिए करने को आपको बोला जाए तो तब इस तरह के लिए उसके लिए हमें बहुत हाई पावर कंप्यूटर जो है एनालिटिकल पावर और ज़्यादा डेटा प्रसंस्करण की पावर हमारे पास होनी चाहिए। वो अभी तक हमारे इस तरह के अनुप्रयोग विकसित करने में बाधक बनी हुई है। आगामी भविष्य में इस तरह की संभावना है कि ये सब चीज़ भी साकार होंगी। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दूं जिनमें हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया है, और अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में कुछ इसरो की तरफ से जो है खासकर मानचित्रीकरण का काम जो है, आप सर्वेक्षण विभाग को जानते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जो है कई पुराने समय से जो है 200 साल पहले से जो है भारत में सर्वेक्षण का कार्य करते रहे, और उन्होंने जो है जमीनी तौर पर काम करके जो है भारत के जो है थीमेटिक इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने निकाली। आपने अगर टोपोशीट देखी होगी तो उसमें भी वनों का हरे रंग से जो है उन दर्शाते हैं, परंतु उसके बाद से जो है वनों के कोई इस तरह के उपग्रह से अगर बात करें कि वनस्पति के जो मानचित्र बनाने का, वनस्पति के प्रकारों का मानचित्र बनाने का, वो भी अलग अलग पैमाने पर, जैसे एक बायोम लेवल पे हो गया, बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, एक वेजिटेशन टाइप वनस्पति के प्रकार के स्तर पर, तो ये कार्य किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, और इसमें जो है भारतीय सुदूर संवेदन आंकड़ों का बहुउपयोगी उपयोग किया गया है। और अब जो आप इस तरह की जानकारी देख सकते हैं कि इनकी जो लेजेंड है, इसमें जो क्लासेस हैं जो निकाली गई हैं, तो ये कितनी ज़्यादा संख्या में है, इसी से आप आकलन लगा सकते हैं कि भारत में जो है वनस्पति की विविधता बहुत ज़्यादा है, और इसको सैटेलाइट डेटा से इसका आकलन करना भी एक चुनौती है, क्योंकि वनस्पति हर जगह की अलग प्रकार की है, और उसी लिए जो है आपको एक समय का आंकड़ा लेके आप पूरे देश की वनस्पति के प्रकार का मानचित्रीकरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए और उस क्षेत्र विशेष की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सही डेटा का आंकड़े का चयन करके उसका विश्लेषण करके अच्छे जो परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये इस बात को दर्शाता है। और अब जो वर्तमान में और अधिक जिसको बोलेंगे महीन स्तर पर, फाइन स्केल पर हम अभी मैपिंग को ले जा रहे हैं, जहाँ पर हम वनस्पति के प्रकार से और अधिक विस्तृत जानकारी, जैसे कि समुदाय के आधार पर और जो एक प्रजाति के स्तर पर हम जानकारी देने की अब सुदूर संवेदन में उस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है। ये एक इसका उदाहरण है जहाँ हमने ये दिखाया है कि कैसे आप जो उच्च विवेदन क्षमता वाले जो आंकड़े हैं, सैटेलाइट छवियां हैं, उन पर आप ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन अगर करें, जो कि वस्तु आधारित होता है, ना कि पिक्सल आधारित। यहाँ आप ये बात का ध्यान में रखिए कि जब से उच्च विवेदन क्षमता वाले आंकड़े प्राप्त होने लग गए हैं, तो हमें जो छवियां होती हैं उसमें ना केवल कलर का फर्क महसूस होता है, बल्कि इसके साथ साथ हमें जो भी वस्तुएं होती हैं जमीन पे, जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, उनके आकार, उनके प्रकार, सब इस तरह की जानकारी जो कि हम टेक्सचर के रूप में या अन्य जो मैट्रिक्स होते हैं उनकी मदद लेके हम हाई रेजोल्यूशन डेटा से निकाल सकते हैं। इसीलिए जो है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड जो मैपिंग होती है
वो अच्छे परिणाम हमें देती है जब हम हाई रेजोल्यूशन डेटा का विश्लेषण करते हैं। और इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो जो एक इंडिविजुअल पेड़ की जो कैनोपी है, जो ट्री का क्राउन जो है, उसको हम अलग कर पा रहे हैं। और कहीं कहीं पर इसमें चुनौती भी हो रही है, जहाँ पर पेड़ आपस में काफी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या उनके बीच में कहीं पर छाया आई हुई है। तो इन जगहों पर अभी हमें सुधार करना है, पर फिर भी इसके जो परिणाम है काफी जो है अच्छे हैं। तो भविष्य में हम इस तरफ देख सकते हैं कि हम इस तरह के आंकड़ों का उपयोग हम प्रजातियों के हर पेड़ के स्तर पर हम इसकी जानकारी देने में सक्षम हो सकते हैं। 2016 वर्ष में हमने एक प्रयोग किया था। इसको हमने इसमें जो नासा जो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, उनके पास एक सेंसर है, इसको हाइपरस्पेक्ट्रल एवरेज सेंसर बोलते हैं। इसकी अपनी खूबी ये है कि ये हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा कलेक्ट करता है और आंकड़ा इकट्ठा कर छवियां देता है, और इसको उड़ाया जाता है आमतौर पर हवाई जहाज में। और ये जो है हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा जो है, उसका जो स्थानिक रेजोल्यूशन, जो स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, वो 4 मीटर से 8 मीटर तक आप आराम से इसको इसमें छवियां निकाल सकते हो। तो इसको हम लेके आए थे वहाँ से, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो हमारा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, उन्होंने इस पूरे अभियान का समन्वय किया था। और इसमें नासा के भी वैज्ञानिक यहाँ आए थे, और इसरो के वैज्ञानिक ने मिलकर इसको भारतवर्ष में कई ऐसे स्थान थे जो चयन किए गए थे, हर क्षेत्र में, चाहे वो वानिकी हो, चाहे वो जल संसाधन हो, या भूगर्भ विज्ञान हो, या फिर क्रायोस्फीयर जिसको हिमनद और जो बर्फ से ढके क्षेत्र है, यहाँ पर वो हमने चयन किया था। और वहाँ पर फिर इसकी उड़ान भरी गई, और इसमें काफ़ी आंकड़ा जो है इकट्ठे किए गए एवरेज सेंसर से। और आज भी अगर आप अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ अगर आप एवरेज को शब्द को टाइप करें, तो आपको वो सारे आंकड़े वहाँ पर आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो ये इस अभियान को इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक हम मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा का ही उपयोग कर रहे थे। तो अगर हमें और बेहतर जानकारी अपने जो सतह के बारे में और उसमें विद्यमान जो विभिन्न प्रकार के जो कवर हैं, चाहे वनों का आवरण हो, चाहे कृषि का आवरण, फसलों का आवरण हो, उसमें बेहतर जानकारी के लिए हमें और अधिक उच्च स्पेक्ट्रल जो वर्णीय स्पेक्ट्रम है, उसका हम और अधिक अच्छी तरह से दोहन करना चाह रहे थे। तो इसलिए इसको लाया गया, और ताकि इससे समझ विकसित करके हम बाद में एक उपग्रह आधारित हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर हम बना पाए। इस परिकल्पना के साथ इसको कार्य को किया गया, और इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप अगर एवरेस्ट NGIR इंडिया अगर आप टाइप करते हैं, तो आपको कई सारे जो लेख आपको मिलेंगे जो प्रकाशित हुए हैं इस अभियान के बाद, अलग अलग क्षेत्र में, न केवल वनवानिकी के क्षेत्र में बल्कि अलग क्षेत्रों में इसका वो हुआ है। तो उसका एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ साथ हमने उपग्रह आंकड़ों से भी वनों के मैपिंग हमने दिखाई है। मैं थोड़ा सा समय जो है थोड़ा सा तेजी से आप करूँगा इसको। एक ये अन्य उपयोग हम दिखा रहे हैं, इसमें हमने जो है जो मिडिल अंडमान आइलैंड है जो अंडमान निकोबार में, वहाँ पर हमने मैनग्रोव की क्लोरोफिल, नाइट्रोजन और पत्तियों के क्षेत्रफल का हमने हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा से जो है इसका मैपिंग हमने दिखाया है, और दिखाया है कि कैसे जो है एक जो मैनग्रोव की वो भाग जो मानव गतिविधियों से डिस्टर्ब है और एक भाग जो इससे दूर है, उसमें इन जो पैरामीटर्स हैं, मापदंड है इनकी, उसमें कितना बदलाव आता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वन अधिकारियों के लिए, ताकि वो इनके रिस्टोरेशन और इनके पुनर्बहाली के लिए काम कर सकें। ऐसे ही फिनोलॉजी के क्षेत्र में भी काम होता है, उसमें हम फिर सैटेलाइट आंकड़ों का उपयोग करते हैं, समय श्रृंखला आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है, और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये निकालने की कोशिश की जा रही है कि कब इसमें पत्तियां निकलती हैं, कब इसमें पत्तियां गिरती हैं। अगर इस तरह की तिथियों का अगर हम उपग्रह आंकड़ों से निर्धारण कर पाए, तो हाँ, आज के दिन में ज़रूरत इस बात की है
कि अगर जलवायु में बदलाव आ रहे हैं और गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसा अपेक्षित है कि कई पौधे और कई तरह के जीव जंतु जो हैं अपनी जो है जो फिनोलॉजिकल जो वो है चक्र, उसमें बदलाव महसूस करेंगे। तो उस परिप्रेक्ष्य में इस तरह के अध्ययन भी किए जा रहे हैं। कार्बन का हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्बन परियोजना में जो है पूरे भारतवर्ष का हमने कार्बन का घनत्व निकाला है, और हमने ये भी जाना है कि कहाँ जो है हमारी तकनीक जो है अच्छा काम कर रही है, किस प्रकार के वनों में, क्षेत्रों में हमारे में ज़्यादा अनिश्चितता है, हमें और बेहतर तरीके के उपग्रह आंकड़ों जैसे रडार एंड लिडार की उपयोग करना चाहिए। रडार डेटा आपको आमतौर पे काले और सफ़ेद रंग में दिखता है, पर जब आप एक पोलरोमेट्रिक रडार डेटा आप प्राप्त करते हैं तो उसको आप इस तरह से रंगों में भर कर उसको बहुत खूबसूरत आप इस तरह के एक दृश्य आपके सामने है। ये जो है हमने तराई क्षेत्र में हल्द्वानी पंतनगर के पास फॉरेस्ट का एक प्लांटेशन है, उसके लिए हमने इसको बनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जानकारी इसमें प्राप्त हो रही है। एल बैंड रडार सिस्टम है जो कि वानिकी में बहुत अच्छा इसके रिजल्ट हैं, खासकर कार्बन एंड बायोमास असेसमेंट में, और साथ साथ जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन जैसे एक्टिविटीज़ में, जैसे अगर हमें खेतों में पानी की नमी का पता करना हो या हमें कहीं पर जलमग्न भूमि हो उसकी विस्तार का पता करना हो, तो इन सब कार्यों के लिए जो है ये माइक्रोवेव और रडार डेटा काफ़ी उपयोगी है। हमने कुछ अपने अध्ययनों में जो है हमने ये दिखाने की कोशिश भी की है कि कैसे हम जो है इंटरफेरोमेट्रिक रडार डेटा का उपयोग जो है हम वनों की ऊंचाई और वनों में जो जैव भार है उसका निकालने के लिए कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे परिणाम इन पायलट स्टडीज़ में हमारे आए हुए हैं, और बहुत अच्छी सटीकता के साथ हम जो है वनों की ऊंचाई और वनों के जो है बायोमास का आकलन कर पा रहे हैं। दूसरा हमारा एक मिशन है जो अभी हम नासा के साथ जो हम कर रहे हैं, नाइसर मिशन, आप सबको इसकी जानकारी होगी ही। तो ये 2024 में आएगा मिशन। सबसे बात महत्वपूर्ण ये है कि पूरे आंकड़े जो आएंगे वो मुफ्त होंगे, और उसमें ये भी व्यवस्था की जाएगी कि आप आंकड़ों को क्लाउड जैसी उस पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विश्लेषण कर सकें। और इसका उपयोग तो हर क्षेत्र में है, चाहे वो पारिस्थितिकी तंत्र के इस अध्ययन में हो, चाहे वो हिमनद और जो बर्फीले एरिया उनकी स्थिति में हो, चाहे ठोस अर्थ की स्थिति का आकलन करने के लिए हो। जैव भार के आकलन के लिए भी अगर आप देखें तो इस चित्र में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो खासकर जो हरे रंग वाले क्षेत्र हैं, ये जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में है पूरे विश्व भर में, तो ये इन क्षेत्रों में जो बायोमास है उसके आकलन में जो है हमारी जो नाइसार का एल बैंड डेटा, एस बैंड डेटा है, वो इन क्षेत्रों के बायोमास और कार्बन स्टॉक के असेसमेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो ये हरे रंग के क्षेत्र खासकर 100 टन पर हेक्टेयर तक की जो बायोमास का संग्रहण है यहाँ पे। साथ ही साथ हमने जो अध्ययन यहाँ पे किए उसमें हमने ये भी दिखाया है कि कैसे हम अंतरिक्ष से प्राप्त जो लेजर के जो आंकड़े आ रहे हैं हाल 2-3 सालों में, उससे हम किसी एक विशेष क्षेत्र का कैनोपी की ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं। तो दून घाटी का आपको एक जो ऊपर वाला जो दिखा रहे हैं हम 3D मॉडल, ये यहाँ के वनों का एक हमने बनाया है दून घाटी के लिए, और साथ ही नीचे जो दिखाया जा रहा है वो जो टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर है, जो ज़मीन से हम जिसको ऑपरेट करते हैं, उससे एक बहुत ही डिटेल्ड कैनोपी का जो है वर्टिकल जो है ऊर्ध्वाधर जो वितरण है कैनोपी कम घटकों का, उसका भी हम आपको एक दिखा रहे हैं। तो इसमें कई संभावनाएं जो मेंसुरेशन की होती थी वानिकी में परंपरागत रूप से हम करते थे ज़मीन से, वो अब कई हद तक हम LiDAR टेक्नोलॉजी से हम उसको बहुत अच्छी सटीकता के साथ उन मापदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही हम और भी कुछ निगरानी के काम चल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कार्बन फ्लक्स की निगरानी का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी लंबे समय से, हम करीब 10 साल से ऊपर का समय हो गया है कि हम जो है इन टावर्स की मदद से हम बराबर आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, और उनको उपग्रह आंकड़ों से जोड़ के हम जो है अपने जो पारिस्थितिकी के जो मॉडल हैं, चाहे वो प्राथमिक उत्पादन जिसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, और या फिर चाहे यहाँ के जो श्वसन किस गति से श्वसन हो रहा है वनस्पति में, और कैसे किस समय वनस्पति जो है एक नेट सोर्स के रूप में काम करती है, और किस समय कितने समय एक नेट सिंक के रूप में कार्बन के रूप में काम करती
रखती है। ये सारी जो है इन पे गहन अध्ययन किया जा रहा है इसमें, और बहुत अच्छे परिणाम हमारे पास इसके आए हुए हैं। खासकर कैसे हमारे वन वातावरण के साथ परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब वातावरण में ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, जब कम गर्मी होती है तो क्या होता है। तो ये इस तरह के ज्ञान हमारे लंबे समय में हमारे वनों के प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो एडी कोवेरियंस टावर जो ऊपर दिखाया गया है, ये अपने आप में बहुत ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है, और इसका उपयोग किया जा रहा है इस तरह के कार्बन वाष्प और बाकी तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। जैव विविधता में भी हमने सैटेलाइट डेटा के आंकड़ों का उपयोग बखूबी दिखाया है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया है। तो इसमें भी हमने ये कोशिश की है कि हम विभिन्न प्रकार के जो है फैक्टर्स को, कारकों को ध्यान में रखते हुए हम क्या उन स्थानों का चयन कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उपयोगी पौधे, और जो पौधे एंडेमिक हो, यूनिक, अनोखे प्रकार के हों, तो उनका किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने जैव विविधता की परियोजना के ये मानचित्र हमने बनाए हुए हैं और कई विभागों को हमने दिए हुए हैं। तो इसमें हम वनों के प्रकार, न केवल प्रकार का जानकारी दे रहे हैं, बल्कि उनका आज विखंडीकरण, उनका जो वनों में जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसका स्तर क्या है, साथ साथ वो कितने डिस्टर्ब हैं मानवीय गतिविधियों से, कितनी गड़बड़ियाँ कहाँ ज़्यादा हो रही हैं, कहाँ कम हो रही है, और आखिर में आज हमारे पास जो है कहाँ अत्यधिक मात्रा में हमारे पास हमारी जो पौधों की प्रचुरता है, कहाँ उपयोगी पौधों की प्रचुरता है। ये सब बायोलॉजिकल रिचनेस जो मैप मानचित्र हमने बनाया है उसकी मदद से हम समझा पाते हैं। एक परियोजना अभी और हम जो फाइन स्केल असेसमेंट के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए हम उच्च हिमालय क्षेत्र में, अल्पाइन, सब अल्पाइन क्षेत्रों में अभी चल रही है। इसमें जो है हम यहाँ पर जो जैव विविधता के पैटर्न है उसको और बेहतर तरीके से नई उपग्रह आंकड़ों से और जमीनी आंकड़ों के संकलन से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें ड्रोन का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं इस परियोजना में। तो ये इससे हम जो है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय जो है जलवायु की दृष्टि से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो यहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता में ज़्यादा बदलाव आने की संभावना है। तो इन सब मुद्दों के मद्देनजर हम यहाँ पर ये परियोजना कर रहे हैं, और आगामी 2-3 वर्षों में इसके परिणाम हम दिखा पाएंगे। इसके साथ ही कुछ और तरह के अध्ययन भी किए गए हैं, जैसे कि कुछ प्रजातियां पौधों की जो है भारत की ना होके बल्कि बाहर से यहाँ पे आई हुई हैं, और यहाँ पर की जो जलवायु है वो उनको काफ़ी पसंद आती है कह सकते हैं। और तो ऐसी जो प्रजातियां हैं उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो मध्य भारत में होने वाला है, ये हमने आकलन किया गया है। और दुर्भाग्यवश सौभाग्यवश बात तो ये है कि मध्य भारत सबसे ज़्यादा हमारा जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ ज़्यादातर हमारी जो वन्य प्राणी हैं उनके संरक्षण, राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र भी हैं, पर इसी क्षेत्र में बहुत सारे जो प्रजातियां, आक्रामक प्रजातियां हैं बाहर से आई हैं, वो इस क्षेत्र में, उनके लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त जलवायु है। इसलिए जो आने वाले दिनों में जो वन्य जंतु प्रबंधक हैं उनके लिए एक चुनौती होने वाली है कि कैसे हम इन पौधों के प्रसार को कैसे हम रोकें। और भी कुछ इस तरह की नई गतिविधियां चल रही हैं, नए तरह के सेंसर्स बन रहे हैं जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण की गतिविधियों पर भी निगरानी रखने में अब सक्षम हो गए हैं। तो आमतौर पर आप NDVI का उपयोग करते हो जो वेजिटेशन की हरे होने और ना सूखने का आपको स्थिति के बारे में अवगत करता है, किंतु अब जो है सन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस जो पौधों से निकलती है बहुत कम मात्रा में, उसका हम पहचान कर पा रहे हैं, उसकी निगरानी कर पा रहे हैं, और इससे हम ये भी बताने में सक्षम हैं कि पौधों में कहाँ प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होती है, कब कम होती है। इससे हम इनके उत्पादन का और इन पर पड़ रहे विभिन्न प्रकार के तनावों का भी हम और बेहतर आकलन करने में सक्षम हैं। वन अग्नि के क्षेत्र में जो है जो उपग्रह तकनीक है इनका बहुत ज़्यादा वन विभाग द्वारा उपयोग किया जा रहा है, और इसकी सफलता की दर भी बहुत ऊंची है। खासकर जो सक्रिय आग जो होती है जब ग्रीष्म ऋतु में किसी भी स्थान में, आज के दिन हम उसकी निगरानी कर पाने में बहुत हम त्वरित उसके तौर पर उसकी जानकारी हम वन विभाग के पास, वन सर्वेक्षण संस्थान जो FSI के माध्यम से हम इसको पहुंचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसके अलावा जो जले हुए क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल की पता लगाना, ये भी बहुत अच्छी तरह से
से हो पा रहा है। और साथ-साथ ही हम जो है अब कुछ हद तक हम इस बात की जानकारी भी वन विभाग को दे पा रहे हैं कि किस एरिया में ज़्यादा आग लगने की संभावना है, और कुछ ऐसा पूर्व चेतावनी के तौर पे भी जानकारी हम देने में अब सक्षम हो पा रहे हैं। साथ-साथ वनों से आपको पता है बहुत किस्म के उत्सर्जन होते हैं, जिसमें कई तरह की गैसेस होती हैं और कई तरह के एरोसोल्स होते हैं, जो कि क्षेत्रीय जो जलवायु है उसके लिए और वैश्विक जलवायु के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। तो अब इसमें भी जो है काफ़ी अनुसंधान अब हो रहा है। कई तरह के जो उपग्रह हैं, वो वनों से होने वाले उत्सर्जन पर बड़ी बारीकी से अब उस पे निगाह रख पा रहे हैं, और हम समझा पा रहे हैं कि जब आग लगती है, तो उसका प्रभाव कितने बड़े स्तर पे होता है। जैसे हिमालय के मामले में हम बता पा रहे हैं कि अगर हिमालय में आग लगती है राज्यों में, तो इसका कितना जो काला कार्बन जिसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन, वो जाके हमारे ग्लेशियर और हिमनद पे जमा होता है। इस तरह के हम जानकारी अब हम दे पा रहे हैं, और इसके साथ-साथ हम कुछ इस तरह के आधिकारिक तौर पे नहीं हो रही हैं, तो उनके बीच में अंतर भी समझ में आ जाता है। और एक क्षेत्र है जिसमें अब जो है, क्योंकि वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्राणी रहते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण वो है, परंतु अब तक इनके बारे में ज़मीनी तौर पर आंकड़े इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था। तो सैटेलाइट टेलीमेट्री जो है, वन्यजीव दूरमापी जिसको बोलते हैं, ये विधा जो है ये बहुत प्रचलित हो रही है। इसका कारण ये है कि पहले जो सैटेलाइट उपग्रह कॉलर होते थे, वो काफ़ी भारी होते थे, परंतु आज वज़न में जो है ये काफ़ी कम कर दिए गए हैं, और अब छोटे से छोटे पक्षी पे भी आज के दौर में आप 5 ग्राम तक का जो है सैटेलाइट उपग्रह टैग आप उसको लगा सकते हो, और उसकी फिर जहाँ वो उड़ान भरे उसकी निगरानी आप कर सकते हो। तो इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे जो है एक अमूर फाल्कन एक प्रजाति है पक्षियों की, वो अरुणाचल प्रदेश से साउथ अफ्रीका तक का उसका जो विचरण का जो मार्ग है, उसको किस तरह से उपग्रह से हम 3 जो इसके जो इंडिविजुअल थे उसको किस तरह से उस पे ट्रैक कर पाएँ, निगाह रख पाएँ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदे हैं अगर हमें इन प्रजातियों को जो काफ़ी खतरे में हैं, इनकी अगर हमें अच्छी तरह से इनका रख-रखाव करना है, संरक्षण करना है, तो उनके जो माइग्रेटरी रूट हैं, उनके जो प्रवास के जो मार्ग हैं, इनकी अच्छी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ एक और क्षेत्र है जिससे हम और ज़्यादा अब जो है हमें भरोसा हो गया है कि हम अच्छे प्रबंधन कर सकते हैं अब वनों का, वो ये है कि जियो पोर्टल्स जो बहुत सारे विभागों ने विकसित कर रखे हैं, उसमें से IBIN का भी एक पोर्टल है, ऐसे बाकी भुवन का एक पोर्टल है। इन पोर्टलों की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सारा डेटा, थीमेटिक इन्फॉर्मेशन, सैटेलाइट डेटा, और इस तरह की एक ही विंडो में, एक ही खिड़की से आपको मिल सकती हैं। तो इसका बहुत उपयोग जो है अब होने लग गया है, और काफ़ी वन विभाग द्वारा और अन्य संबंधित जो पारिस्थितिकी प्रबंधन में जुड़े हुए संस्थान हैं, वो इस तरह का पोर्टल का उपयोग बखूबी कर रहे हैं अपने निर्णय लेने के लिए, और अपने आंकड़ों को भी इसमें वो लोग अपलोड करने लगे हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है जियोस्पेशल प्रौद्योगिकी को यूज़ करने की, वो और इसको बढ़ावा मिल रहा है। भुवन पोर्टल पे आप जाइएगा, अगर वो फिर मौका मिलेगा शायद इस पे विस्तृत व्याख्यान भी हमारे वहाँ से आयोजित किया गया होगा। तो इसमें काफ़ी वानिकी और पारिस्थितिकी से संबंधित काफ़ी उपयोगों के लिए ये पोर्टल आज उपयोग में लाया जा रहा है, और जो है इसको आप देख सकते हो। मैं ज़्यादा समय की कमी की वजह से मैं अब व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करता हूँ।